ज़्यादा समय नहीं रहा है, उसी को फोकस करते हुए हमारे कुछ सेशन चल रहे हैं। अभी तक जो हमारा डिजाइन है वो इस तरह से है कि अभी तक पेपर 1 से लेकर यानी कि वो फैक्ट वो सारे फैक्ट सिलेबस के टॉपिक के अनुसार दिए हैं, वो सारी प्लेलिस्ट बनी हुई, वहां से जाके आप पढ़ सकते हैं। फैक्ट शीट के बाद आता है क्विक रिवीजन का। ये लगभग 25 से 26 घंटे या 30 घंटे में सारा पेपर 1 से लेकर 6 तक क्विक रिवीजन हो जाएगा आपका। इसमें थ्योरी यानी कि जो इस वर्ष संभावित क्वेश्चन है वो प्लस पीवाईक्यू दोनों को समाहित किया गया है, ताकि आपका अगर पीवाईक्यू भी आता है तो छूटे ना, अच्छी तरह से हो जाए। अधिकांश पीवाईक्यू समाहित किए गए हैं। इसके बाद आता है करंट अफेयर। करंट अफेयर की क्लास, ये भी जो क्विक रिवीजन की सीरीज है 1 से 6 तक का पहले क्विक रिवीजन होगा, उसके बाद करंट अफेयर की एक क्लास ली जाएगी जिसमें 1 से लेकर 6 पेपर तक का जो भी करंट संभावित है वो हो जाएगा, उसकी कोई समस्या नहीं। आज हमारा अति महत्वपूर्ण टॉपिक है आर्ट एंड कल्चर, और यह पेपर 1 के अंतर्गत आता है, आप सब जानते हैं। आर्ट एंड कल्चर जो टॉपिक है उसका अभी तक जो पिछले 2018 से 24 तक का अगर हम अध्ययन करें तो इसमें सबसे जो महत्वपूर्ण सेक्शन है या हिस्सा है वह है, अगर हम शिक्षा और साहित्य को एक मान लें तो ये सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि शिक्षा में हमारी विज्ञान प्रौद्योगिकी भी आ जाती है और साहित्य भी। हड़प्पा सभ्यता से एक क्वेश्चन आया अभी तक, जिसके अंतर्गत उसका नगरीकरण के बारे में पूछा था। साहित्य से 4 क्वेश्चन आए हैं, 2 वैदिक साहित्य से, 1 बौद्ध साहित्य से और 1 संगम साहित्य से। वास्तुशास्त्र से अब तक 3 क्वेश्चन आए हैं 2022-23 वगैरह में। जो हमारे राजवंश है जैसे मौर्य काल, गुप्त काल और संगम काल, इनसे अब तक 3 क्वेश्चन आए हैं तीनों राजवंशों से। 22 में 2 क्वेश्चन, 24 में 1 क्वेश्चन। जो हमारी संस्कृति है, स्पेसिफिक संस्कृति, जैसे संस्कृति की वैज्ञानिकता या संस्कृति की विशेषता या संस्कृति से संबंधित जो और प्रावधान है, उससे जो क्वेश्चन आए हैं उससे 2 क्वेश्चन आए हैं, एक 21 में, एक 24 में। शिक्षा और विज्ञान से अभी तक 4 क्वेश्चन आए हैं 2019, 20, 21 और 22 में। यानी कि हमारे आर्ट एंड कल्चर का अगर सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है वह साहित्य, विज्ञान और शिक्षा वाला खंड है, उसके बाद वास्तु शास्त्र है, और उसके बाद है फिर हमारा राजवंश। उसी के तहत आज हम आगे बढ़ेंगे। तो हम यहाँ पर पीवाईक्यू भी, ताकि वे रिपीट होते हैं, और थ्योरी भी लगभग 1-1.25 घंटे में क्लास हमें करनी है। इस क्लास का उद्देश्य आपको डिटेल समझाना नहीं है, केवल एक क्या है, क्विक रिवीजन कराना है, क्योंकि आपके पॉइंट माइंड में आने चाहिए। वहाँ पर 8 आप समझते हैं, जैसे 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, आप जानते हैं सभी 8 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, और एक कितने मार्क्स का आता है, 12 मार्क्स का। तो 8 मार्क्स के क्वेश्चन में आपके पास कम से कम 8 पॉइंट होने चाहिए। जब तक आपके पास 8 पॉइंट नहीं होंगे और 12 मार्क्स में आपके पास 12 पॉइंट नहीं होंगे तो आपका क्वेश्चन अधूरा माना जाएगा। आप पहले अपना पॉइंट लिखें, उसके बाद उसको एक्सप्लेन करें, और उसके बाद फैक्ट शीट से अपना उदाहरण को उसको संतुष्ट करें जो आपने बातें कही। यानी कि आपको लिखना तो ऐसे है, पॉइंट, एक्सप्लेन और उदाहरण, लेकिन जब एग्जामिनर पढ़ेगा तो वो इसको पुष्ट करेगा, ऐसे उल्टा चक्र चलेगा। तो ये हो चुका है, यानी कि फैक्ट शीट की आप सभी क्लासेस देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी है, और यहाँ से हमारा मेन टॉपिक शुरू होता है आर्ट एंड कल्चर का। यानी कि हम कहाँ तक पहुँच गए, हम चले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से अमृतकाल 2047 तक, हम आगे की ओर अग्रसर हैं। कुछ मोटी मोटी बातें आपको पता होनी चाहिए, डिटेल में नहीं। ये क्लास का जो पर्पज है आपका केवल क्विक रिवीजन है, ताकि आपको अधिक से अधिक बिंदु आपके माइंड में घूमते रहे, चाहे वो आप क्लास देख के या यहाँ से जो PDF है वो टेलीग्राम चैनल से डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। एक बात और है कि
यहाँ पर जितनी भी पीडीएफ में यानी कि जो कंटेंट है पीडीएफ उसकी, उसमें जो भी डायग्राम है जो आप परीक्षा में बना सकते हैं वही बनाएं, अलग से एफर्ट करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि यहाँ पर अच्छी अच्छी डायग्राम है और उसको साधारणतः बना सकते हैं। तो सभी पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। अब काफ़ी कुछ 5 मिनट वैसे व्यतीत हो चुके हैं, तो अब शुरू करते हैं, बहुत जल्दी शुरू करेंगे और 1 घंटे में कोशिश करेंगे इसको ख़त्म करते हैं। फिर वही है कि क्विक रिवीजन है, ये एकदम मतलब डिटेल क्लास नहीं है। तो हमें कला, संस्कृति और सभ्यता में अंतर देखना है। कला संस्कृति क्या होती है? कला जो होती है मानव के सौंदर्य बोध की वह बाहरी अभिव्यक्ति है। यानी कि जब मानव के मस्तिष्क में कोई चीज़ चल रही है, जब वह उसके बाहर आ जाती है, उसकी बाहरी अभिव्यक्ति है। जैसे आपने कोई मूर्ति बना दी, तो दिमाग में उसका खाका बाहर आ गया, वो क्या हो गया? मूर्ति, है ना? संस्कृति मानव की जो बौद्धिक उपलब्धियां हैं का आंतरिक प्रकटीकरण है, जैसे मूल्य, विश्वास। यह एक साध्य है। इसकी विशेषताएं क्या होती है संस्कृति की? यह सीखी जाती है। जब सीखी जाती है तो पीढ़ी दर पीढ़ी ये हस्तांतरण होती है और आदर्श रूप है। संस्कृति जब मानकीकरण के स्तर को छू लेती है तो यह सभ्यता बन जाती है, और इसमें मुख्यतः बुनियादी ढांचे को शामिल किया जाता है। यानी कि सभ्यता एक साधन है और संस्कृति क्या है? साध्य। आप जानते हैं। तो ये एक छोटी सी वो थी। आप ये डायग्राम बना सकते हैं। आपको अभी बताया कि आप अपने डायग्राम यहाँ से खोजें कि आपका कहाँ से बन सकता है, ताकि आप अधिक से अधिक, और फिर यहाँ पर लिखिए जब डायग्राम में ये साधन है और ये साध्य है, तो आपको बेहतर अंक मिलेंगे। अलग से डायग्राम की वो नहीं करनी। देखो, हड़प्पा सभ्यता का क्वेश्चन ये आ चुका है, नगरीय नियोजन का दोबारा भी आ सकता है, ऐसी संभावना भी है। तो यहाँ से शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता, इसकी हम नगरीय नियोजन देखेंगे। इसकी जो विशेषताएं थी, आप जानते हैं हड़प्पा सभ्यता का क्या समय पीरियड था? 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व। तो इसमें विशेषताएं थी जो ग्रिड पद्धति, यानी कि जो यहाँ पर सड़कें थी वह समकोण पर एक दूसरे को काटती थी। यहाँ पर जो सामग्री थी इस भवन के निर्माण के लिए वे पक्के ईंटें भी होती थी। और जो उस दौरान की समकालीन सभ्यता है उनमें सबसे उन्नत सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता थी। जल निकासी का जो मॉडल आज हमारे आधुनिक शहरों में है वो वहीं से लिया गया है। नालियाँ सड़कों के किनारे बनी होती थी और नालियों के साथ साथ मेन होल होते थे और ये ढकी हुई होती थी। नगर का विभाजन होता है, एक पश्चिमी टीला जिसको दुर्ग कहते हैं और एक पूर्वी टीला जो निचला नगर होता है। नगर में कुछ महत्वपूर्ण संरचनाएं होती थी, जैसे विशाल स्नानागार। ये जो विशाल स्नानागार है कहाँ से मिला है? आपको सब पता है। ये मिला है विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से। इसका प्रयोग अनुष्ठानिक कार्यों के लिए किया जाता था। अन्न भंडार कहाँ से मिला है? हड़प्पा से मिला है। और जल प्रबंधन की जो बेहतर प्रणाली मिली है वह मिली है धोलावीरा से। लोथल से हमारे क्या मिले हैं? मन के बनाने के, यानी कि औद्योगिक शहर था, साथ ही क्या था? एक बंदरगाह शहर था। और धोलावीरा जो गुजरात में है, 19 जल प्रबंधन का इसका उदाहरण है। इसको यूनेस्को ने अपने विश्व धरोहर का दर्जा दिया। तो ये मुख्य बातें थी। आप इसमें अपने क्वेश्चन को और बेहतर बनाने के लिए क्या क्या विशेषता बता सकते हैं? यहाँ पर जो ईंट थी वो मानकीकृत थी, जिनका अनुपात 1:2:4 के अनुपात में था। साथ ही साथ आपको पता है बहुमंजिले इमारतें भी थी, एक मंजिल की इमारतें भी थी। लेकिन इस सभ्यता की कुछ सीमाएं थी, जैसे यहाँ पर आपदा रोधी चीजें नहीं थी, इसलिए सभ्यता क्या हो गई? नष्ट हो गई। आधुनिक शायद आपदा रोधी बनाए जाते हैं। भव्य महलों की अनुपस्थिति, जैसे वर्तमान में या मध्यकाल में या प्राचीन काल में। तो ये इसकी कुछ सीमाएं थी। आगे चलते हैं। हड़प्पा काल का नगरीय नियोजन देखा, लेकिन क्वेश्चन अभी तक जो क्वेश्चन आया है हड़प्पा के नगरीय नियोजन से है, पूरे हड़प्पा सभ्यता के वास्तुशास्त्र से भी आ सकता है। तो इम्पोर्टेंट है, यहाँ से शुरू करते हैं। हड़प्पा में जो मूर्तियाँ मिली है, पत्थर की मूर्तियाँ मिली है, जिसमें दाढ़ी वाला पुजारी ये है। ये सोल ओढ़े हुए हैं, आपको ये लिखने हैं। क्या है? सोल ओढ़े हुए हैं और ध्यान की मुद्रा में। यही आपको, यानी कि मुख्य पॉइंट है। उसके बाद ये विशेषता है। फिर कांस्य की ढलाई के भी प्रमाण मिले हैं, जैसे लुप्त मोम तकनीकी
जैसे उदाहरण के लिए मोहनजोदड़ो से एक नर्तकी की मूर्ति हुई है और यह त्रिभंग मुद्रा में दिखाई देती है। टेराकोटा, ये पकी हुई मिट्टी के खिलौने होते थे। इसमें मातृ देवी की मूर्तियां थी। अधिकांश मूर्तियां मातृ देवी की होने के कारण इस सभ्यता को मातृ सभ्यता भी कहा जाता है, यानी कि माता का तत्व यहाँ पर हावी था। शैल खेड़ी से निर्मित मोहरें मिली हैं। जैसे इन मोहरों पर पशुपति नाथ यानी कि आदि शिव की मोहर जो ये आपको दिखाई दे रही है, जिसके एक और हाथी है, भैंसा है, गैंडा है और बाघ से जो घिरे हुए हैं। तो ये आप ओवरऑल हड़प्पा की क्या बता सकते हैं, वास्तुशास्त्र। अब हम इम्पोर्टेंट टॉपिक है, अभी तक इससे क्वेश्चन मौर्य काल के स्तूप वगैरह से नहीं आया, मगर आने की इसकी संभावना है, तो इसीलिए ये देखते हैं। स्तूप क्या होता है? स्तूप एक थुआ या ढेर होता है मिट्टी का, जो समाधि की संरचना होती है। इसमें भगवान बुद्ध और उनके जो शिष्य होते थे उनकी क्या रखी जाती थी, उनकी जो वस्तुएं थी, अस्थियां थी, या वे जो प्रयोग करते थे वे इसमें रखी जाती थी स्तूप में। स्तूप के कुछ प्रकार होते थे, जैसे शारीरिक स्तूप यानी कि उनके बुद्ध या उनके शिष्यों की शरीर से संबंधित अवशेष। पारभौगिक स्तूप यानी कि जो वस्तुएं वे अपने जीवन में उपयोग करते थे उनको रखकर उसके ऊपर समाधि की संरचना बना दी थी। उद्देशिका और पूजार्थक स्तूप, ये स्तूप के प्रकार है। स्तूप की संरचना से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है। तो स्तूप की जो संरचना है इसके अंतर्गत हम देखते हैं, जैसे ये मेधी है, ये तोरण है, तोरण का मतलब दरवाजा, ये वेदिका है, मेधी मतलब एक चबूतरा, तोरण द्वार, वेदिका क्या है, ये जो बाहरी आवरण है ये यानी कि घिरा हुआ, ये वेदिका कहलाते हैं। वेदिका और मुख्य स्तूप के मध्य का जो क्षेत्र है प्रदक्षिणा पथ है, यानी कि ये जो हमारे श्रद्धालु होते हैं उनके घूमने के लिए था। ये जो गोलाकार आकृति है, अर्ध गोलाकार, ये अंड कहलाती है। और इसके ऊपर जो रखा है ये हर्मिका है, और इसके ऊपर जो ये है छत्र है, और ये छत्र कई संख्या में हो सकते थे। छत्र और हर्मिका के बीच जो खड़ा हुआ डंडा है इसको यष्टि कहा जाता था। अभी तक जो क्वेश्चन आया है इसकी क्या है, ये स्थापत्य की संरचना है किसकी, स्तूप की। आपको पता है स्तूप बौद्ध काल की एक महत्वपूर्ण संरचना है। अब हम इसके जो संरचना है इसके अर्थ जानते हैं, क्योंकि अगर क्वेश्चन आएगा तो आपको स्थापत्य के साथ साथ उसका बताना है कि इनके क्या क्या अर्थ थे। जैसे तोरण द्वार जो है वो वेदिका के चारों ओर अलंकृत प्रवेश द्वार था। प्रदक्षिणा पथ जो है वो मेधी और वेदिका के बीच का परिक्रमा मार्ग होता है। जो अंड है ये अर्ध गोलाकार टीला, ये पवित्र अवशेषों को ढकता था। यहाँ पर जो अवशेष रखे जाते हैं थे बुद्ध और उनके शिष्यों के। इसके ऊपर जो हर्मिका होती है, हर्मिका अंड के शीर्ष पर वेदिका नुमा संरचना होती थी और यह पवित्रता का प्रतीक थी। ये वाली मेधी अंड का आधार है और वृत्ताकार ये चबूतरा है, यानी कि चबूतरे को मेधी कहा जाता था। वेदिका स्तूप के चारों ओर घिरा हुआ एक रेलिंग होता था। जो छत्र है वह हर्मिका पर स्थित बुद्ध के 3 रत्नों, यानी कि इस छत्र पर ये जो 3 बने हुए हैं छत्र, 3 रत्न यानी कि बुद्ध धम्म संघ का प्रतीक होता था। तो ये मौर्य काल में स्तूप की एक संरचना थी, मोस्ट इम्पोर्टेंट थी, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। अब स्तूप का हम विकास देखते हैं कि स्तूप जो बने हैं उनका विकास कैसे हुआ। तो सांची, भरहुत और अमरावती के स्तूप की तुलना करते हैं और यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है कि सांची का स्तूप कैसा है। सांची का जो स्तूप है वह ईंट, बलुआ पत्थर से बना है। तोरण द्वारों पर जातक कथाओं का चित्रण किया गया है, यानी कि जो बुद्ध के जन्म से संबंधित कथाएं होती थी उनका चित्रण किया गया है। इसका महत्व, भारत का सबसे सुरक्षित और विशाल स्तूप है सांची का। सांची कहाँ पर है, मध्य प्रदेश में। तो इसमें जो सांची का स्तूप है यह अर्धगोलाकार ढका हुआ सुरक्षित मिला है। इसमें हर्मिका है, इस पर छत्रों की संख्या 3 है, पत्थर से बना है और ये अलंकृत नहीं, कैसा है, साधारण है। इसके तोरण पर
इसमें 4 तोरण दीवार है और इसके चार जो दीवार है उन पर क्या किया गया है, शिल्पांकन किया गया है। यह हीनयान और लोक परंपरा यानी कि जातक कथाओं से संबंधित है। फिर देखते हैं भरूत स्तूप। यह लाल बलुआ पत्थर से निर्मित है। इसकी जो विशेषता है लोक परंपरा यानी कि जातक कथा है और इस पर यक्ष यक्षिणी का चित्रण भी किया गया है। ये देखो लाल बलुआ पत्थर दिखा रखा है। इसका जो आकार है अंड का आकार है भरूच का, वह घंटाकार है और यह पूरी तरह से ढका हुआ है यानी कि सुरक्षित है। इस पर हर्मिका है। इस पर छत्रों की संख्या 2 पाई गई है। लाल बलुआ पत्थर से तो पता ही है, अलंकृत है इसका है। इसमें 4 दरवाजे थे लेकिन अब वर्तमान में एक ही है। शिल्प इस पर भी अंकन है। यह भी हीनयान और लोक परंपरा यानी कि यक्ष यक्षिणी और जातक कथाओं से संबंधित है। अमरावती ये दक्षिण भारत में, यह सफेद संगमरमर से निर्मित है। इसकी विशेषता क्या है, अत्यधिक अलंकरण किया गया है, शारीरिक सौंदर्य पर बल दिया गया है और गतिशीलता पर बल दिया गया है। यह घंटाकार है आकार में और असुरक्षित है यानी कि पहले सुरक्षित था अब असुरक्षित है। इसका कुछ हिस्सा टूट गया, संगमरमर से निर्मित है। इस पर भी हर्मिका है लेकिन इस पर छत्रों की संख्या 2 है, जहाँ सांची और भरूच पर 3 छत्र है, इस पर केवल 2 है। यहाँ ये खुले में बना हुआ है यानी कि इसके चारों ओर तोरण वो नहीं मिला, शिल्प इस पे भी उकेरे गए हैं। और यह जहाँ सांची और भरूच हीनयान से संबंधित है, यह महायान से संबंधित है, लोक परंपराओं से संबंधित है। ये हमारे स्तूप कला का विकास था और इसके बारे में हमने देखा। अभी तक जो क्वेश्चन आया है मंदिर और स्थापत्य की, केवल एक शैली पे आया है, नागर शैली पे, क्योंकि उत्तर भारत में ज़्यादातर यही है। लेकिन तीनों शैलियों पे क्वेश्चन आ सकता है, तुलनात्मक भी आ सकता है। तो हम देखेंगे कि जैसे नागर शैली, द्रविड़ शैली और बेसर शैली। नागर शैली उत्तर भारत में, द्रविड़ शैली दक्षिण भारत में, और इन दोनों के संक्रमण से जो बनी है वो बेसर शैली, मिश्रित शैली यानी कि। तो नागर शैली को देखते हैं। इसका जो विकास है, पहले हम सबसे पहले उनका काल लिखेंगे। जब हम मंदिर वास्तुकला के बारे में बताएंगे प्रश्न में, पहले हेडिंग काल, किस काल में बने, विकसित हुए, क्षेत्र कौन कौन से थे। जब क्षेत्र बताएंगे तो राजाओं ने किस किस ने या किस किस संरक्षण में निर्मित हुए, इनकी मौलिक विशेषताएं, ये सारी। फिर उनकी जो संरचनात्मक विशेषताएं, यानी कि सबसे पहले हम अवधि, क्षेत्र, राजा के बारे में बता देंगे और उसके बाद उसका संरचनात्मक विकास बता देंगे। तो आपके दिमाग में एक फॉर्मेट रहेगा। जैसे नागर शैली के जो मंदिर हैं ये 7 से लेकर 13वीं शताब्दी के मध्य निर्मित हुए और हिमालय से विंध्य पर्वत तक के मध्य निर्मित हुए। गुप्त काल में इनका उद्भव हुआ और बाकी ये धीरे धीरे आगे बढ़ते रहे। इनमें क्या है, रेखे शिखर होता है, शीर्ष पर आमलक होता है और कलश होता है। इनका सबसे अच्छा उदाहरण है खजुराहो का मंदिर। ये ऊंचे अधिष्ठान पर बनाए जाते हैं, ऊंचे चबूतरे पर। इनका जो गर्भगृह है वो चौकोर होता है, शिखर रेखीय होता है और मुख्यतः एक मंजिला होता है। इन पर जो अलंकरण होता है, शिखर पर आमलक और कलश होते हैं। गर्भगृह के सामने इसमें मंडप होता है और तोरण द्वार, जैसे खजुराहो में तोरण द्वार भी देखने को मिला है। द्रविड़ शैली के जो मंदिर है भव्यता के परिचायक है और ये कृष्णा से कन्याकुमारी तक, यानी कि क्षेत्र क्या है, कृष्णा नदी से लेकर कन्याकुमारी तक। इनका भी जो विकास हुआ है वो 7 से लेकर 14वीं शताब्दी में हुआ है। और किन राजाओं ने इनको संरक्षण दिया था, उसमें है पल्लव, चोल, विजयनगर। ये अधिष्ठान से नहीं बने होते। जैसे नागर शैली के मंदिर किससे बने होते, चबूतरे पर। ये सीधे सीधे एकदम धरती से सपाट स्थान से बने होते। इनका जो गर्भगृह है वह वर्गाकार होता है। इनका शिखर पिरामिड के अनुसार होता है। देखो ये जो शिखर है पिरामिडानुसार है, ये वाला। इनका जो शिखर है पिरामिडानुसार होता है और बहुमंजिला होता है। शिखर पर स्तूपिका होती है। मंदिर के प्रांगण में तालाब, भव्य गोपुरम, गोपुरम का मतलब क्या होता है, प्रवेश द्वार होते हैं। उदाहरण है इसका सबसे अच्छा मीनाक्षी का मंदिर। इन दोनों शैलियों के मध्य बेसर शैली का विकास हुआ और ये मिश्रित शैली है। इनका विकास 7 से 13वीं शताब्दी के मध्य विंध्याचल पर्वत से कृष्णा नदी के मध्य जितना भी क्षेत्र है उसमें हुआ।
इनको जिन राजाओं ने संरक्षण दिया वे पश्चिमी चालुक्य होयसल राजा थे। ये मौलिक नहीं है, इनको द्रविड़ और नागर शैली की दोनों कोई विशेषताओं से मिश्रित रूप से बने हैं, इसलिए मौलिक नहीं है। इसमें क्या क्या और बात कही है, नागर द्रविड़ दोनों के तत्व है, यानी कि इसमें अलंकरण भी है, आमलक भी होता है, इसके कलश भी होता है। इसमें द्रविड़ जो तत्व है वह नियोजन से संबंधित है, विमान से संबंधित है, मंडप से संबंधित है। ये प्रमुख मंदिर शैलियाँ थी। वर्तमान में आधुनिक भारत में कुछ क्या घटना है, जैसे राम मंदिर अयोध्या का ये नागर शैली में बना है और इस पर मुख्यतः जो प्रभाव है गुज्जर चालुक्य प्रभाव है। इसकी विशेषता 3 मंजिला है, 5 मंडप है, इसमें मकराना के संगमरमर से बना है, लोहे का प्रयोग इसमें नहीं हुआ है। होयसल जो मंदिर है कर्नाटक के, ये बेल्लूर, हेलीवुड और सोमनाथपुरम के मंदिर यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया है और ये वेसर शैली के सितारा के आकार की योजना और बारीक नक्काशी से बने मंदिर है। कौन से? होयसल कर्नाटक के मंदिर। तो ये मंदिर निर्माण की शैली थी। अब हम अभी तक जो क्षेत्र अभी पूछा नहीं गया उसकी ओर बढ़ते हैं। मूर्तिकला मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पूछा जा सकता है और यहाँ से क्वेश्चन आने की पूरी संभावना है, क्योंकि स्थापत्य के अंतर्गत अभी तक मंदिर ही पर ही या उन्हीं पर ही ज़्यादातर क्वेश्चन आए। तो हमारे यहाँ से मूर्ति कला की 3 शैलियाँ हैं, गांधार शैली, मथुरा शैली, अमरावती शैली, और ये कुषाण शासकों के और सातवाहन शासकों के दौरान फली फूली है, उसी के आधार पर हम चलेंगे। यहाँ पर गांधार शैली को देखते हैं। इसका जो क्षेत्र था पेशावर था, इसको जो संरक्षण दिया है वो कुषाण शासकों ने दिया है। पेशावर और उसके आसपास के क्षेत्रों में फली फूली है। इन पर जो प्रभाव था यूनानी और रोमन शैली का था, यानी कि हेलेनिस्टिक शैली का था। जिस सामग्री से ये मूर्ति कला विकसित हुई है उसमें नीला धूसर बलुआ पत्थर से निर्मित हुई है और इसका जो विषय था मुख्यतः बौद्ध धर्म था। विषय क्या था इसका? बौद्ध धर्म था। बौद्ध का जो चित्रण किया गया है वह यूनानी देवता जैसे अपोलो थे उसके अनुसार किया गया है। जैसे उनकी मांसपेशियाँ थी, मूछ थी, दाढ़ी थी, घुंघराले बाल थे, कपड़ों में सिलवट दिखाई गई थी और आभा मंडल था। ये सारा का सारा गांधार शैली का बारे में है। इसके बाद मथुरा शैली, इसका जो क्षेत्र है मथुरा उसके आसपास का क्षेत्र है और इसका संरक्षण भी गांधार शैली की तरह कुषाण शासकों ने किया। यह इस पर प्रभाव क्या था? यह जो शैली है पूर्णतः स्वदेशी है, यानी पर कोई इस पर कोई विदेशी प्रभाव नहीं है। इसमें सामग्री जो ली गई थी चित्तीदार लाल बलुआ पत्थर लिया गया था। स्वदेशी शैली है। इसमें बुद्ध के साथ साथ गांधार शैली बुद्ध से संबंधित थी, इसमें बुद्ध के साथ साथ बौद्ध, जैन, ब्राह्मण धर्म से संबंधित है ये शैली। और इसमें बुद्ध को प्रसन्नचित अवस्था में दिखाया गया है। उनका शरीर जो है गठिला है दिखाया गया है, बाल अलंकृत है, वस्त्र कम है, अध्यात्म पे फोकस दिया गया है। जहाँ इस पर किस पे दिया गया था? शारीरिक सुंदरता पर, यहाँ पर अध्यात्म पे फोकस दिया है। अधिकांश सिंहासन अवस्था पर ये है। अमरावती शैली, ये जो शैली है इनका संरक्षण दक्षिण भारत में सातवाहन शासकों के द्वारा किया गया है। मुख्यतः ये जो इनका क्षेत्र है कृष्णा गोदावरी नदी के क्षेत्र में, और इस पर प्रभाव ये पूर्णतः जिस तरह से मथुरा शैली स्वदेशी है, अमरावती शैली भी स्वदेशी है। यह मुख्यतः बौद्ध धर्म खासकर जातक कथाओं से संबंधित है, सफेद संगमरमर से बनी है और बुद्ध के इसमें जो चित्रण किया गया है आध्यात्मिक मुद्रा का, जीवन की विभिन्न घटनाओं का सजीव चित्रण किया गया है। तो ये मथुरा अमरावती दोनों शैली स्वदेशी है और गांधार शैली कैसी है? विदेशी प्रभाव था। यानी कि अब हम स्थापत्य कला में इस्लामिक या मध्यकाल में चलते हैं, क्योंकि मध्यकाल से क्वेश्चन अब पूछे जाने की संभावना बन रही है। तो जल्दी से करते हैं, आधा घंटे से ज़्यादा समय होगा, समय तेजी से भाग रहा है। तो सल्तनत कालीन या इंडो इस्लामिक स्थापत्य, इसमें एक तो सहतीर प्रणाली थी। आप देख सकते हैं ये सहतीर है, आप इसी तरह से अपना चित्र बना सकते हैं। हाँ, इसमें जो है ये सहतीर प्रणाली है। मध्यकाल में सहतीर प्रणाली,
दूसरी क्या है, ये आर्कुट शैली यानी कि मेहराब की अनुवाद संरचना है ना, इसके बारे में देखते हैं। इंडो इस्लामिक यानी ये जो संस्कृति थी आर्कुट शैली, इसके बारे में देखते हैं। इसकी जो संरचना थी, सहतीर के स्थान पर मेहराबों का इसमें प्रयोग किया गया था और गुंबद का प्रयोग किया गया था इस शैली में, इंडो इस्लामिक या सल्तनत कालीन शैली में। इसकी जो सामग्री थी चूना और गारा थी, यानी गारा का मतलब मोर्टार थी, का उपयोग बिल्डिंगों को बनाने के लिए किया जाता है। इसमें सजावट के लिए अरेबेक्स यानी कि फूल पत्ती के डिजाइन, इस तरह के कार्य किए जाते, जालीनुमा किए जाते थे। ज्यामिति वनस्पति पैटर्न होता था एक तरह से। सुलेखन कुरान की आयतों का प्रयोग किया जाता बिल्डिंग के संरचना निर्माण में। इसमें मानव और पशु की आकृति का चित्रण नहीं किया जाता था। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है कुतुब मीनार परिसर। इसकी जो इस जो ये शैली थी, इस पर हिंदू प्रभाव भी देखने को मिलता है। फिर ये आगे चलते हैं। मुगल शैली, मुगल वास्तुकला की क्या विशेषताएं हैं? तो मुगल वास्तुकला का जो स्वर्ण काल है वह शाहजहां का काल, मुगल वास्तुकला का स्वर्ण वो क्या है, स्वर्ण युग। इसकी जो प्रमुख विशेषताएं थी, इसमें चार भाग शैली, जिसे फव्वारों के साथ वर्गाकार उद्यान बनाए जाते थे। ये आप देख रहे हैं, चार भाग है। पित्रादोरा, इसमें संगमरमर में कीमती पत्थरों को पच्चीकारी की जाती थी, यानी कि उनको उकेड़ कर संगमरमर से उसमें कीमती पत्थर धसाए जाते थे। दोहरे गुंबद, जो क्या थी, एक भव्यता का परिचायक थी, और ऊंचाई इसकी साम्राज्य की विशेषता और विस्तार का परिचायक थी। सामग्री लाल बलुआ पत्थर अकबर के समय, और सफेद संगमरमर में जहांगीर के समय। जैसे अकबर का किला है, ताजमहल है। भारतीय तत्व इसमें क्या है, छतरियाँ थी, कमल कलश का प्रयोग इसमें किया जाता। तो ये इसकी महत्वपूर्ण क्या है, विशेषताएं थी। आप लिख सकते हैं आगरा का ताजमहल, दिल्ली का लाल किला, ये सारी इसकी विशेषताएं थी। अब हम औपनिवेशिक जो स्थापत्य उसको देखते हैं। इस पर ये तीन तरह की थी, एक तो न्यू क्लासिक, न्यू गोथिक और इंडो सार्वजनिक। न्यू जो क्लासिक थी इस पर रोमन प्रभाव था, बड़े स्तंभ होते थे इसमें, जैसे मुंबई का जो टाउन हॉल है वो इसी तरह का है। न्यू गोथिक, इसमें ऊंची छतें होती थी, नुकीले मेहराब होते। सीएसटी स्टेशन जो मुंबई में है वो भी इसी तरह का है। इंडो सोर्सनिक, यह मुगल, हिंदू और यूरोपीय का मिश्रित थी। हमारे राष्ट्रपति जी का जो भवन है वो इसी तरह से है। इसको आधुनिकता से भी जोड़ सकते हैं। सेंट्रल विस्टा जो प्रोजेक्ट है, जहाँ पर संसद का नया भवन बना है, उसका आकार त्रिकोणमिति है, आधुनिक और स्वदेशी डिजाइन है, पुराने गोलाकार भवन के विपरीत है, यानी कि इसका डिजाइन कैसा है, त्रिकोण है। तो ये देख सकते हैं आप, इस तरह से अपना ये बता सकते हैं। नव गोथिक शैली, प्राचीन रोमन प्रभाव था, बड़े बड़े स्तंभों के पीछे रेखा गणितीय संरचना होती थी। ये आपको सब बता ही दिया है ना। आगे चलते हैं। अब अभी तक जिससे क्वेश्चन नहीं आया है वो है चित्रकला, और चित्रकला से क्वेश्चन आने की संभावना है, क्योंकि यहाँ से अभी तक क्वेश्चन नहीं पूछा गया और इससे क्वेश्चन पूछा जा सकता है और इम्पोर्टेंट है चित्रकला। तो हम मुख्यतः मुगल चित्रकला और राजपूत जो शैली है उसी के बारे में बात करेंगे। मुगल चित्रकला, इस पर ईरानी प्रभाव था और इसका विकास 16वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य हुआ है। इस पर ईरानी प्रभाव था। यह जो शैली है मुगल शैली, क्योंकि मुगल दरबार कैसा था, भव्यता, ऊंचे ऊंचे, आप देखोगे किले क्या है, उसके साम्राज्य के वैभव का दर्शाते थे कि समृद्ध साम्राज्य था। तो वैभवपूर्ण चित्रकारी होती थी इसमें, शाही शैली होती थी, यानी कि दरबारी शैली होती थी। इसमें मानव का चित्रण जो किया जाता था, इसके जो विषय हैं वो दरबारी दृश्य, यानी कि क्योंकि दरबार में इसका विकास हुआ, मुख्यतः शिकार करते दिखाया गया राजाओं को, यथार्थवाद पर बल दिया गया है। इसकी जो प्रकृति थी अभिजात्य वर्ग थी, क्योंकि ये कहाँ पर विकसित हुई, मुख्यतः दरबार में। इसमें जो मानव का चित्रण होता था उसकी कद काठी के जितना होता था, जितना उसका विषय। और यह जो मुगल चित्रकला थी यह दरबारी थी, यानी कि व्यक्ति आधारित थी। इसका जो प्रारूप था एल्बम के रूप में, लघु चित्र के रूप में हुआ। आप जानते हैं अकबर के, हुमायूं के और जहांगीर के दौरान, जहांगीर के समय यह अपने सर्वोच्च स्तर पर थी। राजपूत चित्रकला यानी कि राजस्थानी और पहाड़ी चित्रकला, यह पूर्णतः स्वदेशी थी और इस पर भक्ति प्रभाव था।
और इसका विकास 17वीं से 18वीं शताब्दी के मध्य हुआ। आम जन से संबंधित थी, जहाँ यह दरबार से संबंधित थी या कैसी थी, लोक संबंधित। इसमें लोक गाथाएं, इसके जो विषय थे राधा कृष्ण का प्यार वो दिखाया जाता था। इसकी प्रकृति भावनात्मक थी, रंग इसमें चटक होते थे जैसे रंग दिखाए गए। इसकी सबसे अच्छा उदाहरण है किशनगढ़ शैली और उसका बनी बनी ठनी का चित्र, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। इसमें जो विषय होते थे नारी का सुंदर चित्रण, पौराणिक कथाओं और मानव, इसमें भी आदमकद चित्र बनाए जाते थे। स्त्री सौंदर्य पे बल दिया जाता था। ये प्रारंभ में भित्ति चित्र के रूप में विकसित और बाद में यह धीरे धीरे लघु चित्रों के रूप में भी आगे बढ़ी। तो हमने चित्रकला देख ली। क्योंकि अभी तक संगीत से क्वेश्चन नहीं आया और इम्पोर्टेंट है, संगीत से क्वेश्चन आ सकता है। यहाँ पर केवल आपको उतने ही बिंदु बताए जा रहे हैं जो आपके एग्जाम तक जा सके, जिनको आपको पढ़ के एकदम क्वेश्चन कर सके। तो भारत में संगीत की दो शैलियाँ, उत्तर भारत में हिंदुस्तानी शैली और दक्षिणी भारत में कर्नाटक शैली। यहाँ पर मुख्य मुख्य बातें देखेंगे। जो हिंदुस्तानी शैली है उस पर अरबी फारसी प्रभाव है और इसमें मुख्यतः यह घरानों के रूप में विकसित हुई है। किसके रूप में? घरानों के रूप में। इसमें सुधार की स्वतंत्रता और समय सिद्धांत पर लागू है। क्यों ये, यानी कि जो हिंदुस्तानी शैली है इसमें समय का पालन अनिवार्य है। इसके जो राग है, इसके जो गीत है उसमें समय का पालन, जैसे दोपहर के समय अलग है, शाम के समय अलग है। और इसके जो राग है हिंदुस्तान शैली के, इसमें 6 मुख्यतः राग हैं। इसमें समय का पालन करना अनिवार्य है और अनेक इसकी शैलियाँ विकसित हुई हिंदुस्तान शैली की, जो घराना कह रहे थे। जैसे मेरठ घराना, अलीगढ़ घराना, है ना, आगरा घराना, लखनऊ घराना, इस तरह की शैलियाँ। इसमें कलाकार पर्याप्त स्वतंत्रता दी जाती थी। इसके जो वाद्य यंत्र थे इसमें तबला था, सितार था, सारंगी थी। कर्नाटक की जो संगीत शैली है दक्षिण भारत में विकसित हुई और यह पूर्णतः स्वदेशी शैली थी। जहाँ पर ये हिंदुस्तानी शैली कैसी थी? मिश्रित शैली थी, यानी कि इस पर विदेशी प्रभाव भी था। जहाँ पर इसमें 6 राग होते थे हिंदुस्तानी शैली में, इसमें 72 राग होते थे। इसमें समय का पालन किया जाता था। कर्नाटक शैली में समय का पालन नहीं किया जाता था, यानी कि इसके राग को किसी भी समय गाया जा सकता था। जहाँ हिंदुस्तानी शैली घरानों के रूप में विकसित हुई, वहीं कर्नाटक शैली एक ही शैली, इसका कोई घराने नहीं। इसमें कलाकार को पर्याप्त स्वतंत्रता नहीं होती जिस तरह से हिंदुस्तान शैली में होती है। और इसके प्रमुख जो वाद्य यंत्र है वीणा और मृदंगम। तो ये इम्पोर्टेंट है। अब हम आगे बढ़ते हैं, यानी कि अभी तक हमने क्वेश्चन जो है वो देख लिए। अब हम और क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि और, ताकि कोई भी हमारा क्वेश्चन ना छूटे। आप यहाँ पर ये जो कुछ दिए गए महत्वपूर्ण पॉइंट है फोल्डर के रूप में विकसित करते हैं। जैसे बैसोहली पेंटिंग जो जम्मू कश्मीर की, इसको जी टैग दिया गया है। कांगड़ा चाय हिमाचल प्रदेश की और मिथिला मखाना बिहार का, ये आप यूज कर सकते हो फोल्डर पॉइंट के रूप में। भाषा पर कोई क्वेश्चन आएगा तो मूल भाषा तमिल, संस्कृत, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम, उड़िया थी। शास्त्रीय भाषाओं में 2024 में मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया, बंगाली भी यूज की, मतलब इनको शामिल किया गया है। और भारतीय कला क्या है? भारतीय विविधता में एकता का तत्व है, यानी कि समावेशी है। अब हम कुछ पीवाईक्यू देखते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, रिपीट भी होते हैं और थ्योरी के साथ साथ अभी हमने थ्योरी पढ़ी, अब पीवाईक्यू। थ्योरी में हमने वो बता दिया जो आने की संभावना है, पीवाईक्यू भी आते हैं, रिपीट भी होते हैं, ताकि आपको, और पीवाईक्यू से आप अपने क्वेश्चन को और बेहतर कर सकते हैं। तो जल्दी से देखते हैं। वैदिक साहित्य से क्वेश्चन आया है, क्योंकि 2 क्वेश्चन है वैदिक साहित्य से, फिर पूछा जा सकता है। तो एक बार वैदिक साहित्य का वर्गीकरण पूछा है, एक बार वैदिक साहित्य में भूगोल का वर्गीकरण पूछा है। तो सबसे पहले 1 मिनट, 34 मिनट हो गए, अभी टॉपिक रह रहे हैं। तो वैदिक साहित्य में वर्णित जो भूगोल है उसके बारे में देखते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन आया है और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन और भी आ सकता है या दोबारा भी आ सकता है। तो आप जानते हैं वैदिक जो साहित्य था हमारा, वैश्विक संधो प्रदेश में जो क्षेत्र था, जिसके अंतर्गत आर्यवर्त और ब्रह्मवर्त का क्षेत्र ही सप्त सिंधु क्षेत्र कहलाता था। इसमें नदियां थी। सिंधु नदी यहाँ की सबसे प्रमुख नदी थी। सरस्वती नदी पवित्र थी, जो वर्तमान में विलुप्त है।
पुरुषनी रावी थी। यहीं पर 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, बैटल। और यहाँ पर जो पर्वत थे वो हिमालय था। हिमालय पर्वत को मुंजोत पर्वत भी कहा जाते थे। और यहीं पर सोम जो वनस्पति थी उसका वर्णन, यानी कि हिमालय पर्वत पर ही सोम वनस्पति मिलती थी। एक तरह से पेय पदार्थ था सोम। और हमारे जो मंडल हैं ऋग्वेद के, उसमें सोम वनस्पति का वर्णन किया गया है। तो यानी कि नदियाँ कौन कौन सी थी? जो ब्रह्मवत क्षेत्र था वह सरस्वती और सरस्वती नदी के बीच का क्षेत्र था। आर्यवत क्षेत्र हिमालय से विंध्याचल तक का क्षेत्र था। तो ये तो वैदिक साहित्य में भारत वर्णित भूगोल का अध्ययन है। एक प्रश्न तो यहाँ तक आया। आप लिख सकते हैं इस तरह से एज इट इज। एक तरफ सब सिंधु क्षेत्र, फिर नदियाँ, फिर पर्वत और उनकी विशेषताएं। फिर साहित्यिक वर्गीकरण, वैदिक साहित्य का क्या है? वैदिक जो साहित्य है उसको दो भागों में वर्गीकृत किया गया है, श्रुति साहित्य और स्मृति साहित्य। वैदिक इसमें 4 वेद है। यानी कि जो श्रुति साहित्य का देखा जाए, श्रुति साहित्य, स्मृति साहित्य, वैदिक साहित्य को 2 भागों में वर्गीकृत किया गया। वैदिक साहित्य में 4 वेद है, जैसे ऋग्वेद यह भजन से संबंधित है, यजुर्वेद यह यज्ञ अनुष्ठान से संबंधित है, सामवेद संगीत से संबंधित है, अर्थवेद जादू और चिकित्सा से संबंधित है। उपनिषद यह दार्शनिक और वेदांत है। सत्यमेव जयते मुंडका उपनिषद से लिया गया है। तो आपको इसी तरह से बताना है। ब्राह्मण ग्रंथों में अनुष्ठान का प्रयोग होता था, जैसे शतपथ ब्राह्मण। और यहाँ पर आप देख सकते हैं पाणिनि का जो अष्टाध्यायी है वह एक व्याकरण से संबंधित था। सुल्लभ जो सूत्र है वह ज्यामिति और गणित से संबंधित था। तो यहाँ से आप देख सकते हैं ये हमारा वैदिक साहित्य क्या था? वैदिक साहित्य का वर्गीकरण था। एक तो बार इस पे क्वेश्चन पूछा है, एक बार इस वैदिक साहित्य में वर्णित भूगोल पर क्वेश्चन पूछा है। तो ये दोनों ही थे। दोबारा कराएगा तो इन्हीं को जोड़ के लिखना है आपको। फिर लोह युग पे पूछा है क्वेश्चन कि लोह युग यानी कि लोहे की प्राप्ति के बाद क्या परिवर्तन आए। तो देखते हैं 600 से 300 बीसी के समय द्वितीय शहरीकरण की शुरुआत हुई, यानी कि लोकतांत्रिक धातु कैसे लोहा। इससे महाजनपद काल का उदय है और हाथ सिक्के बाद में धीरे धीरे बने। जैसे ही लोहा प्राप्त हुआ तो पहले जो औजार थे वे कैसे थे? पत्थर से निर्मित थे, लेकिन उनसे बड़े क्षेत्र को सफाई नहीं की जा सकती थी। जैसे गंगा यमुना का जो दोआब है उसकी सफाई नहीं की जा सकती थी, यानी कि अधिक वनस्पति को नहीं काटा जा सकता था, क्योंकि सभी सभ्यताएं, चाहे वो हड़प्पा सभ्यता थी, हड़प्पा के बाद जो वैदिक सभ्यता थी, नदियों के किनारे ही बसती चली गई। तो नदियों के किनारे आसपास जो वनस्पति थी उसको काटकर साम्राज्य का प्रसार किया जा रहा था। अब राजा बनने लगे थे। तो लोहिया के जैसे ही पता चला उसका विकास हुआ, तो जंगलों की कटाई बड़े पैमाने पे की गई। आप ऐसे ही चित्र बना सकते हैं। जब जंगलों की बड़े पैमाने पे कटाई की गई, उससे हमारी कृषि और पशुपालन अत्यधिक हुआ, जहाँ पहले कम होता था। इससे अधिशेष उत्पादन हुआ। अधिशेष उत्पादन से इस उत्पादन का व्यापार में वृद्धि हुई। व्यापार में जो वृद्धि हुई तो फिर पैसा आया, यानी कि समृद्धि आई। समृद्धि के साथ नगरीकरण हुआ और मगध का उदय हुआ। फिर नया केंद्र कहाँ पर चला गया? मगध में। और यहाँ पर लोहे के हथियार बने। इससे फिर युद्ध के क्षेत्र में भी क्रांति हुई। एक राज्य से दूसरे राज्य बनते चले गए, बिगड़ते चले गए, मिटते चले गए और नगरीकरण भी होता चला गया। साथ ही साथ अर्थव्यवस्था में श्रेणी का उदय हुआ, यानी कि जो व्यापार वाणिज्य करने वाले थे उदय हुआ और धातु मुद्रा की शुरुआत हुई। तो ये क्या थे? हमारी लोहे के आने से परिवर्तन हुआ, क्योंकि लोहे ने साम्राज्य क्षेत्र के विस्तार के साथ साम्राज्य का विस्तार किया, व्यापार वाणिज्य को बढ़ाया दिया, कृषि के उत्पादन और पशुपालन का अधिशेष हुआ, जिससे व्यापार कई गुना बढ़ा। नगरीकरण हुआ, क्योंकि प्रथम नगरीकरण हड़प्पा का, दूसरा नगरीकरण महाजनपद काल का। 16 महाजनपद आप जानते हैं, जिसमें से 8 उत्तर प्रदेश में। जो श्रेणी थी ये वर्तमान में सहकारी समिति की या एमएसएमई क्लस्टर की पूर्वज मानी जाती है। ये आप अपने क्वेश्चन को इससे जोड़ सकते हैं। और वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट
इसी पर विकेंद्रित उत्पादन पर आधारित थी। तो ये इम्पोर्टेंट है, यहाँ से दोबारा भी क्वेश्चन आ सकता है, नहीं भी आता तो यहाँ से अपने फोल्डर पॉइंट के रूप में इसका कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। बौद्ध धर्म विश्व शांति के लिए, है ना, बौद्ध के साथ साथ जैन धर्म की विश्व शांति के लिए क्या योगदान था, ये भी पूछ सकता है। ये भी पूछ सकता है कि जो हमारा सनातन धर्म है विश्व शांति के लिए उसमें क्या योगदान है। यानी कि कुछ भी आए आपको कुछ मूल बातें पता होनी चाहिए, उसके बाद आप क्वेश्चन को अपने अनुसार घुमा दोगे। जैसे क्या है बौद्ध धर्म विश्व शांति के लिए, इसमें क्या है, बुद्ध ने क्या बताया, अहिंसा। वर्तमान में भी हमारा जो इथिक्स है क्या है, अहिंसा है। हमारा संविधान क्या है बताता है, पूरी तरह से अहिंसा की बात करता है। करुणा, संविधान में भी यही करुणा की बात की है, इथिक्स में भी पूरी करें। धम्म, मध्यम मार्ग, हमारी जो विदेश नीति क्या है, मध्यम मार्ग पर। पंचशील, ये इम्पोर्टेंट है, आज के समय अनुशासित जीवन जीवन में इनका बड़ा योगदान है। इन्होंने कहा घृणा से नहीं बल्कि प्रेम से समाप्त होता है। धम्मपद क्या है, घृणा घृणा से नहीं बल्कि प्रेम से समाप्त होता है। यही तो हम पूरे विश्व को संदेश दे रहे हैं, चाहे वो रूस और उसका युद्ध है यूक्रेन का, चाहे वो ईरान और यूएसए के बीच का मामला हो, यही हम संदेश दे रहे हैं। सर्वधर्म समभाव की हमारी नीति है। तो बुद्ध ने वैश्विक शांति के लिए जो बुद्ध साहित्य था, ये सारी बातें आज भी प्रासंगिक बनी हैं। वैश्विक प्रभाव क्या है बुद्ध का, सम्राट जो अशोक है उसकी धम्म की नीति, दलाई लामा तिब्बती शांति, और मार्टिन जूनियर लूथर, ये किससे प्रभावित थे, बुद्ध से और गांधी जी से। 2023 में वैश्विक बौद्ध शिखर सम्मेलन हुआ और उत्तर प्रदेश में बौद्ध पर्यटन सर्किट का विकास किया जा रहा है। भारत की जो सॉफ्ट पावर है उसका महत्वपूर्ण हिस्सा है बुद्ध के जो विचार है, उनकी जो शिक्षाएं हैं। तो ऐसा ही आप अगर कुछ मोटी मोटी शिक्षा जैन धर्म के बारे में पता हो तो आप इसी तरह से क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, हैंडल कर सकते हैं। चाहे वो जैन धर्म से क्वेश्चन आए, सनातन धर्म से आए, या सिख धर्म से आए, या सूफी से आए, तो आपको यही सारी चीजें बतानी है। अब हम देखते हैं मौर्य काल जो है उसमें स्थापत्य को देखते हैं। यहाँ से क्वेश्चन आया है। तो अशोक का जो ये है जो हमारा राष्ट्रीय क्या है प्रतीक है अपनाया गया है, ये एकाश्म पत्थर से बना है, यानी कि एक ही पत्थर से निर्मित है, ये नहीं कि ये अलग अलग ढांचा है, एक ही पत्थर से बना है। दर्पण जैसी इसमें चमक है, ये इसकी विशेषता है। सारनाथ सिंह का जो स्तंभ है हमारा राष्ट्रीय प्रतीक के रूप में इसे अपनाया गया है। ये तो हमने स्तंभ की बात की। मूर्तिकला, दीदारगंज में यक्षिणी की मूर्ति जो चोरी वाहक है। रामपुरवा का बैल, ये यानी कि मौर्य काल की जो वास्तुकला है हम उसके बारे में वर्णन कर रहे हैं कि मौर्य काल में क्या क्या थी। गुफाएं, बराबर की गुफाएं जिसमें लोमहर्ष ऋषि जो आजीविक संप्रदाय के थे उनको दान दे दी गई थी। और मौर्य काल में ही महल बना, जो कुम्हरा एक स्थान है पाटलिपुत्र के पास, वहां पर लकड़ी का महल बना। विरासत क्या है, सांची और भरहुत का जो स्तूप है और धम्म का प्रभाव इस क्षेत्र मतलब इस पे था, इनकी जो संरचनाएं थी। चीनी यात्री जब फाहियान मौर्य महल यानी कि कुम्हराओं को उसने ईश्वर का प्रदत्त स्मारक कहा। तो ये इम्पोर्टेंट बात है। भारत के नए संसद भवन में की जो छत है वहां पर भी विशाल अशोक स्तंभ स्थापित किया गया। तो ये मौर्य साम्राज्य से संबंधित स्थापत्य थी जिसमें एकाश्म स्तंभ का प्रयोग किया गया था। इसका जो प्रतीक है अपनाया गया है मूर्तिकला, गुफाएं, यानी कि इसकी जो स्थापत्य कला है उसके बारे में वर्णन किया गया है। अब आगे देखते हैं। गुप्त काल तो स्वर्ण मतलब गोल्डन पीरियड कहलाता था, ये क्वेश्चन आ चुका है। गोल्डन पीरियड यानी कि उसके सभी क्षेत्रों में समावेशी विकास हुआ, इसलिए कोई भी चीज क्या कहलाते हैं, गोल्डन पीरियड कहलाते हैं। जैसे साहित्य, गुप्त काल का जो साहित्य इसमें कालिदास ने विभिन्न साहित्य लिखे, जैसे अभिज्ञान शकुंतलम, मेघदूत। इसीलिए कालिदास को भारत का क्या कहा जाता है, भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है। साहित्य के साथ साथ गुप्त काल में सिक्के,
सर्वाधिक सिक्के सोने के जारी किए गए और सोने के सिक्कों को दिनार कहा जाता था। ये देख रहे हैं आप। फिर वास्तुकला, मंदिर वास्तुकला का विकास यहीं से शुरुआत होता है। दशावतार का मंदिर देवगढ़ में है। अजंता के जो भित्ति चित्र हैं वो महाराष्ट्र में है। पतन, हुन के आक्रमण और कमजोर उत्तराधिकारी के कारण गुप्त साम्राज्य का क्या हो गया, पतन हो गया। आप यहाँ से यानी कि गुप्त काल में साहित्य का विकास हुआ, सिक्कों का विकास हुआ, सिक्के के साथ साथ क्या विकास हुआ, व्यापार वाणिज्य का। तभी तो इन्होंने मंदिरों को बनाया अधिक संख्या में, क्योंकि व्यापार वाणिज्य अगर अधिक था तो हाथ में पैसा था। जब पैसा होगा तो बिल्डिंग भी अच्छी बनाई जाएगी, कला और सौंदर्य पे भी ध्यान दिया जाएगा। वास्तुकला में बिल्डिंग के रूप में हम मंदिर को दिखा सकते हैं और भित्ति चित्र यानी कि चित्रकला के रूप में भी दिखा सकते हैं। तो ये गुप्त काल की विशेषताएं थी। भारत का जो विज्ञान है, क्योंकि सबसे ज़्यादा प्रश्न आए हैं साहित्य, ज्ञान और विज्ञान से, तो भारत का जो वैज्ञानिक, भारत का जो प्राचीन है उसकी संस्कृति है, उसकी वैज्ञानिकता पर प्रश्न आया। जैसे गणित और खगोल, आर्यभट्ट ने आर्यभट्टी दिया और उसमें सूर्य सिद्धांत का वर्णन किया। साथ ही इन्होंने शून्य, पाई का मान और पृथ्वी के घूर्णन के बारे में आर्यभट्ट ने बताया। ब्राह्मण ने पंच सिद्धांतिका और व्रत संहिता जैसी पुस्तक लिखी, जहाँ पर इन्होंने खगोल विज्ञान की बात की। प्राचीन भारतीय जो साहित्य थे उसमें हमारे साहित्यों में एक सुश्रुत क्या थे, साहित्य लिखने वाले थे। इन्होंने प्लास्टिक सर्जरी और मोतियाबिंद जैसे उस पर अपनी पुस्तकों में वर्णन किया। धातु विज्ञान पर जैसे दिल्ली का जो लौह स्तंभ है वर्तमान में यह अपने पूर्ण स्वरूप में खड़ा है। जैसे जंग प्रतिरोध है, वुड स्टील, जिंक आसवन जैसी विद्या से प्राचीन भारतीय परिचित थे। वाघभट्ट ने अष्टांग संग्रह यानी कि आयुर्वेद के बारे में बात की। तो ये प्राचीन भारत की वैज्ञानिकता को दर्शाता है। जैसे हमारे जो वेद हैं वे बड़े ही वैज्ञानिक है, उनका आज तक हम उन्हीं का पालन करते आ रहे हैं, उनकी वैज्ञानिकता के आधार पर ही, क्योंकि उनमें जो बातें की गई है। फिर हमारे वेदांत आए हैं, दर्शन आए हैं, तो ये हमारी क्या है, वैज्ञानिक विरासत है। इसी के बारे में बात कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं, नागर मंदिर शैली हमने देख ली है। फिर भी आप ये यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये गर्भगृह है। इसका एक छोटा सा बता दें, जैसे ये क्या है, चबूतरा, इसके आगे मंडप है। ये गर्भगृह है। गर्भगृह के अंदर मुख्य देवता होता है। ये शिखर है, शिखर के ऊपर ये आमलक है, आमलक के ऊपर एक कलश है। ये इसमें शिखर के जो प्रकार है, लैटिना यानी कि वक्रीय शिखर होता था, यानी कि कंदारी जो महादेव का मंदिर है उसका शिखर कैसा है, लैटिना टाइप का। थमसाना पिरामिडानुमा शिखर और वल्लभी बैरल या बेल्टेड छत। इसकी कुछ शैली है नागर वास्तु शैली की। जैसे खजुराहो के मंदिर, मध्य प्रदेश के सोलंकी के सूर्य मंदिर और ओडिशा का लिंगराज मंदिर, ये सारे के सारे क्या है, इसके नागर शैली के विशेषता है। और नागर शैली पे क्वेश्चन आ चुका है हमारा जो है शिक्षा, क्योंकि सबसे ज्यादा क्वेश्चन यहीं से आए हैं, साहित्य, शिक्षा, विज्ञान से। तो वैदिक साहित्य और वैदिक शिक्षा पर क्वेश्चन पूछा गया है, यानी कि हमारी प्राचीन शिक्षा। तो वैदिक गुरुकुल से हमारी शिक्षा शुरू हुई और आज हम डिजिटल इंडिया तक पहुंच गए। वैदिक जो शिक्षा थी ये कैसी थी, गुरुकुल प्रणाली पर आधारित थी। शिष्य गुरुकुल में वहीं पर रहते थे, कहाँ पर, अपने गुरुजनों के पास ही। तो आज के जो हमारा उत्तर प्रदेश की कई योजनाएं हैं जिसमें आवासीय विद्यालय हैं, आप उसके बारे में सीधे वहां से जोड़ सके। इससे जो हमारी वैदिक शिक्षाएं थी उसमें चरित्र निर्माण पर बल दिया जाता था। मौखिक शिक्षा की परंपरा थी और शिक्षा कैसी थी, निःशुल्क। आप दिखा सकते हैं कि निःशुल्क शिक्षा वर्तमान में क्या है, भारत सरकार का जो आरटीआई एक्ट है उसमें भी कमजोर तबके को निःशुल्क शिक्षा की बात की गई है। तो वहां से जोड़ सकते हैं केस स्टडी कृष्णा सुदामा, क्योंकि इनमें क्या था, बेहतर चरित्र निर्माण की वजह से इनकी दोस्ती भी अच्छी थी, यानी कि अमीरी गरीबी का ज्यादा वो बात नहीं थी। तो ये हमारी वैदिक शिक्षा थी। आधुनिक शिक्षा क्या है, जो शिक्षा नीति 2020 है उसमें समग्र और बहुविषयक शिक्षा की बात की गई है, दृष्टिकोण की।
प्राचीन 64 कलाओं पर आधारित है। डिजिटल स्वयं और दीक्षा पोर्टल चालू किए गए। स्किल इंडिया मिशन के तहत उनको व्यावहारिक ज्ञान दिया जा रहा है, जैसे गुरुकुल प्रणाली में दिया जाता था, कौशल विकास का। पीएम श्री आधुनिक सुविधाओं वाले स्कूल तैयार किए जा रहे हैं। तो ये क्या है, हमारी वैदिक शिक्षा से आज हम डिजिटल युग में पहुंच गए और यही हमारी विरासत है। तो ये आगे अच्छा, ये हम देख सकते हैं अभी तक जो हमने पढ़ा उसके बारे में। कोविड के समय भारतीय संस्कृति एक ढाल के रूप में काम आई। तो ये क्वेश्चन कोविड पे तो था ही, वर्तमान में भी है, इतना ही प्रासंगिक है। यहाँ पर जो बातें बताई गई है वो अपने क्वेश्चन में कहीं पर भी यूज कर सकते हैं। क्या, जैसे दर्शन क्या था हमारा, वसुधैव कुटुंब, जो G20 का मुख्य वो था। नमस्ते क्या है, ये हमारा कॉन्टैक्ट, यानी कि जब कोविड के समय हमने नमस्ते को क्या किया गया, पूरे विश्व ने पालन किया। पश्चिमी सभ्यता हाथ मिलाते हम क्या करते, नमस्ते दूर से, यानी कि कोविड को बचाव किया है। ये आज भी और आगे भी इतना ही प्रासंगिक है। इम्यूनिटी बूस्ट के लिए हमने योगा और आयुर्वेदिक का फोकस किया। और ग्लोबल एड, जो क्योंकि हमने वसुधैव, हम पूरे विश्व को ही अपना कुटुंब मानते, तो जो हमारे वैक्सीन हमने बना ली भारत ने, वह पूरे विश्व में उसकी सहायता भी दी लोगों को। तो दर्शन क्या था हमारा, वसुधैव कुटुंबकम। संस्कृति की आदतें क्या है, जो हमारी संस्कृति में बिना हमने सीखे, मतलब ऑटोमेटिकली आ गई है। जैसे क्या, नमस्ते, योग, आयुर्वेद। हमने कोविड के समय खूब काढ़ा पिया। गोल्डन मिल्क यानी कि हल्दी वाला दूध, वो आज भी प्रासंगिक है। योजनाएं क्या शुरू की गई भारत सरकार के द्वारा, यह पहल वैक्सीन मैत्री, वैश्विक सहायता दी गई लोगों को, यानी कि विश्व के अन्य देशों में हमने अपनी वैक्सीन पहुंचाई। कोविन वैक्सीन ट्रैकिंग प्लेटफॉर्म है, यह वैश्विक, ये पूरे विश्व में अपनाया गया। ई संजीवनी, यानी कि ये एक टेलीमेडिसिन है, डॉक्टर अपने कमरे में बैठ के इंटरनेट के माध्यम से दूर से ही लोगों को सलाह दे रहा है, ये टेलीमेडिसिन है। तो ये भारत की कोविड के समय भारतीय संस्कृति के एक ढाल के रूप में काम आई। ये आज भी प्रासंगिक है, हर क्वेश्चन में आपको इसको यूज कर सकते हैं एज ए फॉरवर्ड पॉइंट के रूप में, यहाँ के उदाहरण। फिर भारत विश्व गुरु, ये प्रश्न आया है, तो भारत विश्व गुरु कैसे बनेगा, या भारत की विश्व गुरु की क्या प्रासंगिकता है, या विश्व गुरु के रूप में भारत क्यों विश्व गुरु माना जाए। तो भविष्य का जो विजन है हमारा, अमृतकाल है 2047 तक, हमने गगनयान, चंद्रयान और $5 ट्रिलियन की इकोनॉमी हम बन चुके हैं। शक्ति के जो हमारे स्तंभ है, सॉफ्ट पावर, जैसे योग है, आयुर्वेद है, अध्यात्म है, हमारी फिल्में हैं, गाने हैं, संगीत है, और हमारा सबसे जो बड़ी बात है, हमारी पूरे विश्व में सबसे ज्यादा भारतीय ही क्या है, शाकाहारी है, यानी कि एक तरह से नैतिकता है। उनका आचार विचार पूरे विश्व में फेमस है, उनका व्यवहार पूरे विश्व में फेमस है। ज्ञान केंद्र, प्राचीन समय में यहाँ पर नालंदा विश्वविद्यालय था, वर्तमान में इसको पुनर्द्वार किया जा रहा है। लोकतंत्र, हम विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र है, एक मत सत्य है, लोकतांत्रिक जड़ें हमारी बहुत पुरानी हैं। अल्बर्ट आइंस्टीन ने क्या है, हम भारतीयों के बहुत आभारी है क्योंकि इन्होंने हमें गिनना सिखाया। तो ये सारी की सारी बातें क्या है, भारत को विश्व गुरु के रूप में इंगित कर रही है। साथ ही हम ग्लोबल साउथ की आवाज है, आप दिखा सकते हैं। हम सॉफ्टवेयर पावर में डेवलप है, आईटी हो, मोबाइल फोन हो, पूरे विश्व के अब बड़ी मात्रा में मोबाइल कहाँ पर बन रहे हैं, भारत में बन रहे हैं। विश्व गुरु के रूप में हम सॉफ्ट पावर के साथ हार्ड पावर में भी हम विश्व की चौथी सबसे बड़ी सैन्य शक्ति है एशिया में। हम चाहे वो एयरफोर्स हो, आर्मी हो, नेवी हो, वो सारी चीज़ों में हम आगे बढ़ रहे हैं, और कहीं पर भी हो हम मध्यम मार्ग ही अपनाते हैं। तो ये क्या है, विश्व गुरु के रूप में भारत की एक पहचान है। तो आज की ये जो क्लास है यहीं पर समाप्त होती है। आप ये जो पीडीएफ है टेलीग्राम चैनल से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। शायद कुछ कमी रह गई हो, उसके लिए और बेहतर किया जाएगा, लेकिन प्रयास यही था कि आपको बहुत तेजी से 1 घंटे में आपका समय बिल्कुल भी बर्बाद ना करते हुए लगभग 20-25 हमने यहाँ पर टॉपिक किए हैं। आपकी परीक्षा में इन्हीं में से क्वेश्चन संभावित है आ जाएगा। आप टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं
और वहाँ से जाके PDF डाउनलोड कर सकते हैं। अब हम क्विक रिवीजन सीरीज के अंतर्गत आज ये हमारी दूसरी क्लास थी, फर्स्ट पेपर की दूसरी। पहली तो भारतीय समाज थी, दूसरी आर्ट एंड कल्चर की। कल जो क्लास होगी वो हमारी आधुनिक भारत की, जिसके अंतर्गत थ्योरी प्लस PYQ, फिर विश्व इतिहास की थ्योरी प्लस PYQ, फिर ज्योग्राफी की जो थोड़ी सी लंबी चलेगी। उसके बाद हम इथिक्स की क्लास लेंगे, सेकंड और थर्ड पेपर उसके बाद में, फिर पांचवा छठा पेपर, यानी कि 25 घंटे के लगभग ये सब कुछ समाप्त हो जाएगा। फिर करंट अफेयर देखा जाएगा। तो ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। आपको फिर हम बता देते हैं कि क्लास का जो फॉर्मेट है वो इस तरह से है। पहले फैक्ट शीट, यानी कि यहाँ से आप डेली उदाहरण पढ़ते रहें, और ये फैक्ट शीट की क्लास है। जो भी क्लास है वो 1 से 6 पेपर की है। फैक्ट शीट की 1 से 6 पेपर की हो चुकी है, जिसमें केवल पेपर 3 और 4 रह रहे हैं। उत्तर प्रदेश का बजट आर्थिक सर्वे भी हो चुका है। साथ ही क्या हो चुका है, उत्तर प्रदेश की योजनाएं जो कम से कम 5वें छठे पेपर में 2 से 3 योजनाएं आती है। आधे से घंटे की क्लास है, आप वहीं से सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे PDF टेलीग्राम से। अब हम चल रहे हैं 1 से 6 पेपर की थ्योरी क्लास पर प्लस PYQ पर। थ्योरी प्लस PYQ ये चल ही रही है। इसके बाद 1 से 6 जब थ्योरी यानी कि 25 घंटे की पूरी क्लास हो जाएगी, तब हम लास्ट में आएंगे करंट अफेयर पर। 1 से 6 पेपर का लगभग अधिकांश क्वेश्चन आपको वहीं से देखने को मिल जाएंगे, ऐसी हमारी आशा है। ठीक है, तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। टेलीग्राम चैनल से PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं। 1 घंटे की हमने कोशिश की थी, 1 घंटे में हो गया। 10 मिनट हमने बकवास भी की है, मगर वो बहुत ज़रूरी